राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरुदेव भाई दयानंद पांडे जी, लखनऊ से। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। 34 या 35 किताबें आपने पब्लिश 80 की हैं, 80 सारा 80 80 80 पुस्तकें, और दुनिया के सभी बड़े अखबारों में, और बहुत मूर्धन्य संपादकों के साथ काम किया है। और कम से कम 50 साल का अनुभव तो है सर आपका पत्रकारिता का। लगभग 50 साल, जी। और हर किस्म की रिपोर्टिंग की है। मतलब दिलीप कुमार से लेके अमिताभ बच्चन से लेके शायद ही कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार रहा होगा जिसका आपने इंटरव्यू न लिया हो। जी जी। तो आज सर आपसे बात करना चाहता हूं। आप लखनऊ में बैठे हैं, बगल में अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो गया, और ऐसा कांड हो गया जिस पे जवाब देना, मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है संघ परिवार को, भाजपा को। क्या सर, क्या आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह कोई पहली बार नहीं है। ऐसी घटनाएं जब तक घटती ही रहती हैं। मंदिरों में चोरी चढ़ावा ये सब चीज़ें तो रूटीन सा है, कोई पहली बार नहीं हुआ। चूंकि अभी राम मंदिर 500 साल बाद बना था, और एक राजनीतिक गर्भनाल का रिश्ता है राम मंदिर का, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा हो गई। विश्वनाथ मंदिर में भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है, बार बार मिलती रहती है कि ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। लेकिन विश्वनाथ मंदिर में भी प्रशासन का दखल रहता है, यहाँ प्रशासन का दखल सीधे नहीं था। यह एक बड़ी गलती हुई। और बाकी मंदिरों में देखिए, हमारा गांव बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा मंदिर है, वहाँ भी चोरी हो जाती है, घंटा चुरा लेते हैं लोग। उसको आप रोक नहीं सकते, मानवीय स्वभाव है। काम, लाभ, लोभ, ये सब होता रहता है, इसको आप बचा नहीं सकते। राम के समय में भी ये सब चीज़ें थी, और जब तक मनुष्य रहेगा, या जगत रहेगा, या जीव जंतु रहेंगे, इन पर पूरी तरह अंकुश लगा पाना बहुत कठिन काम है। राम मंदिर की जहाँ तक बात है, देखिए इतना अभी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है, और इस तरह से घोटाला सामने आया है, और इस तरह से जिस तरह से लड़कों को लगा दिया गया वहाँ पे, 22 साल, 20 साल, 25 साल के लड़कों को लगाया गया, ये लगाने वालों की गलती है। 20 साल 25 साल की उम्र सन्यासी या आध्यात्म की उम्र नहीं होती है। तमाम लोभ लाभ उनके मन में रहते हैं, काम, लाभ, लोभ। युवाओं के स्तर का काम यह नहीं था। ये कम से कम देखिए क्या होता ना, कि तुलसीदास ने अगर रामायण लिखी तो कहा जाता 70 साल की उम्र के बाद लिखी, तब इतना परिपक्व हो पाए। तो धर्म या अध्यात्म या और भी चीजें, श्रद्धा, देखिए बच्चे इम्तहान देने जाते हैं, भगवान के आगे मत्था टेक के जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनको लाभ दिखता है कि हमें नंबर अच्छे मिले, भले पढ़े रहे चाहे पढ़े ना पढ़े रहे। हम सभी यह करते रहे, भगवान के आगे हाथ जोड़ना। और देखिए भारतीय समाज हमारा ऐसा समाज, भारतीय समाज क्या पूरे विश्व का समाज ऐसा है कि हर किसी को कोई अपना भगवान चाहिए, चाहे जिस रूप में हो, जैसे भी हो। हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर इवन मैंने पाया है कि चौपाया मतलब जानवरों में भी ये स्थिति रही है कि वह भी अपना आका कोई खोजते ही है। सबको एक कंधा चाहिए होता है, चाहे भगवान का कंधा हो, चाहे माता पिता का कंधा हो, चाहे मित्र का कंधा हो, चाहे पति पत्नी का कंधा हो, चाहे बच्चों का कंधा हो। उसमें भगवान सबसे बड़ा कंधा मिलता है, और आदमी सबसे ज़्यादा भगवान और माँ बाप को ही सहारा मानता है। तो भगवान राम अभी भी हे राम, हरे राम लोग करते ही हैं दुख में। और राम मंदिर अभी भी बना था, और राम के साथ इतना छल कपट हो गया है, यह बहुत दुखद है। राम असल में अयोध्या नगरी शापित नगरी है। अयोध्या कभी निश्चिंत और शांत नहीं रहती है, राम के पहले के समय से ही। लेकिन यह जो हुआ है, यह
उसमें सबसे प्रमुख नाम जो सामने आता है चंपत राय। एक तो उनका नाम चंपत, दूसरे चंपत राय, हालांकि चंपत राय बंसल है वो, उनके नाम में इतनी ध्वनि आ जाती है कि लोग उसको नॉन सीरियस ले लेते हैं। अलग बात है चंपत राय का जो निजी जीवन में मैंने खोल कर देखा, इनका पिछला मतलब जो भी अध्याय है उसमें चंपत राय पे कोई दाग है नहीं, लेकिन दाग नहीं है इस बहाने उनको छोड़ा नहीं जा सकता, उनको मुक्त नहीं किया जा सकता सारे पापों से। ये पाप ही है, अपराध ही है। अभी आज ही विनय कटियार का एक बड़ा बयान आया है घंटे पहले, उनकी बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर, और उनकी बातचीत का कुल सार यह था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव यह लोग भी जेल भेजे जा सकते हैं। भेजा जाएगा ये ऐसा नहीं कहा विनय कटियार ने। अच्छा, विनय कटियार वह व्यक्ति है जो राम मंदिर के आंदोलन में बजरंगी नाम से मशहूर हुआ करते थे, बजरंग दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। और बजरंग दल मतलब बानरों का दल और उत्पाती दल। और विनय कटियार अगर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल के बाद अगर कोई नाम उभर के सामने आता था तो विनय कटियार का आता था। नरेंद्र मोदी सब ये सब विनय कटियार के पीछे चलने वाले लोग थे, चाहे वो गोविंदाचार्य हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये सब विनय कटियार के नेतृत्व में काम करते रहे अयोध्या आंदोलन में। आडवाणी की रथ यात्रा में मोदी का जो की भूमिका थी वो कम नहीं थी, लेकिन विनय कटियार उसका मतलब अयोध्या में तो नेतृत्व विनय कटियार के हाथ में था, और सारा आंदोलन सारा सब कुछ। तो वह विनय कटियार अगर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई है रात में, और आधी रात में बात हुई है, और संकेत है कि जा सकते हैं लोग जेल। होना तो यह चाहिए था कि जिस दिन सामने आया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि साहब वहाँ चढ़ावा चोरी हो रहा है, और उसके बाद सफाई दिया चंपत राय ने कि नहीं ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका चंपत राय को यह नहीं कहना चाहिए था। चंपत राय फिर बात ही बात में कह रहे हैं उससे पहले हमने उसको पकड़ लिया था, चढ़ावा चोरी का ये है वो है, और हमने खुद पैसे बरामद किए थे। अरे आप कौन होते हैं पैसा बरामद करने वाले भाई? आपको तुरंत पुलिस में एफआईआर उसी वक्त करनी थी। अच्छा, पुलिस लेकर गए हैं, वहाँ से रिकवरी हुई है किसी जो रुपया गिनता था उसके कार्यकर्ता के हाथ से, उसको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए था, या और भी लोगों को लिंक खोजा जाना चाहिए। ये काम पुलिस का था। ये खुद चंपत राय वहाँ प्रशासन से संपर्क करते, मुख्यमंत्री से संपर्क करते, प्रधानमंत्री से संपर्क करते, साहब ये गलत हो गया है, इसको ठीक किया जाए। लेकिन चंपत राय ने यह नहीं किया। देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार हो सकते हैं, बहुत सब कुछ नैतिक और सुचिता पसंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने लोगों को गलत चुन लिया तो सारी उस समझदारी पे आपके प्रश्न चिन्ह में खड़ा होता है। देखिए, गांधी एक बड़ी बात कहते थे कि साध्य ही नहीं साधन भी पवित्र होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी चौरी चौरा कांड के समय। चौरी चौरा कांड में जब थाना जला दिया गया, पूरा थाना फूंक दिया गया, और थाने के अंदर लोगों को बंद करके थानेदार सहित सबको फूंक दिया गया, तो वो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया आंदोलन था उस वक्त, और गांधी ने पूरे देश से उस आंदोलन को, बहुत आंदोलन सफलता की ओर चल रहा था, और गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। और जरा सी बात पर वो झगड़ा हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसमें हुआ क्या था, बहुत कम से चौरी चौरा अभी आज भी बहुत छोटी जगह है, कोई बड़ी जगह नहीं, कस्बा है, तब तो और छोटी जगह थी। चौरी चौरा के बगल में एक बाजार थी जो चौरी चौरा से ज्यादा बड़ी थी। उस बाजार में कुछ लोग साथ अभद्रता की पुलिस वालों ने, उसके विरोध में लोगों ने एक जुलूस निकाला, 10-15 लोगों ने। पुलिस ने फिर उस जुलूस को रोका। उसमें एक आदमी ने गांधी टोपी लगा रखी थी, और हाथापाई में वो गांधी टोपी गिर गई, और जिस व्यक्ति ने गांधी टोपी लगा रही थी गांधी टोपी की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ था, और पुलिस ने उस टोपी को बूटों से अपने रगड़ दिया। तो बहुत बुरा लगा, उन लोगों ने विरोध किया। गांधी टोपी की बड़ी इज्जत थी, सोचिए उस वक्त, आज भी है लेकिन अब लोग कम लोग करते हैं। उस वक्त गांधी टोपी को लोग, और आज भी पगड़ी जो कहते हैं, पगड़ी उछाल देना क्या है, पगड़ी की इज्जत आज भी है, टोपी भी वही थी। तो जब लोगों ने सुना कि गांधी की टोपी किस तरह पुलिस वालों ने रगड़ दिया, तो फिर बाद में लोग इकट्ठे हुए और फिर बड़ा जुलूस निकला, और पुलिस की ऐसी तैसी कर दी। फिर पुलिस ने मारपीट कर ली, पुलिस ने कई लोगों को घर से पकड़ा उकड़ा।
उसके बाद फिर वो हुआ कि लोगों के अंदर गुस्सा आया और थाने को घेर लिया और फूंक दिया। वो एक बड़ा अलग किस्सा है। फिर उसमें 300 से अधिक लोग पकड़े गए थे, FIR हुई थी, सबको फांसी की सजा हुई थी। वो तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने अधिकतम लोगों को 99% लोगों को छुड़ा लिया था फांसी की सजा से इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और कहा था कि इतने लोगों के साथ एक आदमी कोई पहचान नहीं सकता, और बहुत लंबी दलीलें हैं। तो यहाँ भी अयोध्या के राम मंदिर में भी अगर 500 साल लड़ाई के बाद मंदिर बना था तो उसकी शुचिता और पवित्रता को बनाए रखना वहाँ के जिम्मेदार लोगों का काम था। और जो ये बात सामने, अब तो आज खबर ये भी आई है कि जो कौन यादव है, टीटू यादव या जो भी है, जो चंपतरा का खास आदमी था, उन लोगों से दर्शन के लिए 20 से 25 हजार रुपये ले लेता था एक आदमी से, स्पेशल दर्शन कराने के लिए, जल्दी दर्शन कराने के लिए। और उसके हाथ में कोई वाकी टाकी हुआ करता था, उसी से पूरा वो वहाँ अयोध्या मंदिर का पूरा प्रशासन कंट्रोल करता था। यह तो बहुत ही गलत था। अब से सही देखिए, जैसे मैं कई बड़े मंदिरों में गया हूँ, चाहे वो विश्वनाथ मंदिर हो काशी का, या वैष्णो देवी मंदिर हो, या और भी मंदिर है, वहाँ CRPF लगी रहती है हर जगह, और तमाम फोर्सेज लगी रहती है, और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा दखल रहता है उन लोगों को मिलने मिलाने में। वहाँ भी VIP दर्शन होते हैं, नहीं, नो डाउट, हर जगह कोई मंदिर ऐसा बाकी नहीं है जहाँ VIP दर्शन न होता हो। जिससे मैं खुद VIP मैं अपने को उसमें दोषी भी मानता, लेकिन क्या करूँ, घंटों में लाइन में लग नहीं सकता। जैसे मैं महाकाल गया था, वहाँ भी मुझे पुलिस का प्रोटोकॉल मिल गया था, तो आसानी हो गई थी दर्शन में। ये क्या है कि कोई 5 घंटे 6 घंटे में खड़ा रहूँ लाइन में, एक कठिन हालात बात। वहीं उज्जैन में बाबा भैरव के मंदिर मुझे 4-5 घंटे खड़े रहना पड़ा, और बीच बारिश में, मतलब आकाश के तले, कोई भवन नहीं था वहाँ, कुछ और नहीं था, भीगते हुए खड़े रहे और चलते रहे भीड़ में सपत्नीक। तो दिक्कतें तो होती है, लेकिन अगर किसी को सुविधा मिलती है तो सुविधा तो लेता ही है, मैं भी लेता हूँ, क्यों झूठ बोलूं। और सुविधा लेना कोई वो नहीं है, लेकिन आपसे कोई 25 हमसे कोई 2 पैसे मांगे नहीं, देने वाला नहीं। मैं तो अगर प्रशासन मेरी मदद कर देता है या कोई और मित्र मदद कर देता है तो ठीक है, नहीं मैं पैसे देकर कोई काम आज तक जिंदगी में मैंने तो नहीं कराया, और न कभी कराने की सोचता हूँ। लेकिन वहाँ लोग 25-25 हजार रुपये, वो कौन लोग हैं जो 25 हजार रुपये दे के वहाँ दर्शन करते हैं, मैं समझ नहीं पाया। ऐसे वैष्णो देवी में गया हूँ, वहाँ भी VIP प्रोटोकॉल हमें मिल चुका है और बार बार, लेकिन ठीक है, और बहुत भीड़ लगती है लंबी, वहाँ भी चढ़ना उतरना बहुत कठिन काम होता है। तो अगर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, पैसा दे के, मैं एक नया पैसा नहीं देने वाला हूँ, जो पैसा दे के वहाँ सुविधा ले रहे थे लोग तरह तरह के क्षेत्र, क्या चंपत राय या उनकी और गोपाल राव और इनमें से को नहीं मालूम थी चीज़ें। देखिए, अगर हमारे घर में हमारा बच्चा कोई नालायक निकलता है या हमारा पड़ोसी कोई गड़बड़ करता है, तो क्या पता नहीं चलता, अंदाजा तो लग ही जाता है उसकी गतिविधियों से। तो अच्छा, चंपत राय ये भी दावा कर रहे थे अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि समय समय पर ऑडिट कराया जाता है, ये है वो है। तो ऑडिट में कभी ये गड़बड़ियाँ क्यों नहीं सामने आई? कैसे लोगों के घर में इतना हंगामा होने के बाद भी लोगों के घरों में 20-20 लाख रुपए मिले, चांदी मिल रही है, सोना मिल रहा है, क्या नाम है, जेवर मिल रहा है। किस तरह श्रद्धा में लोगों ने दिए थे, और उनकी श्रद्धा को किस तरह से लात मारी गई है। मुझे बाबा भारती याद आते हैं। आपको याद होगा, सुदर्शन की एक कहानी थी, बाबा भारती। खड़क सिंह डाकू था, बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, उस घोड़े को चाहता था, कई बार उसने चोरी करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। एक दिन बाबा भारती उस घोड़े से जा रहे थे, घोड़ा उसको बहुत पसंद था, तो खड़क सिंह बीमार बन के कहीं रास्ते में पड़ा था, और उसने कहा कि थोड़ा हमें पहुंचा दीजिए फला जगह तक। तो बाबा भारती उतर के उसको बैठा दिया घोड़े पर, और घोड़े में बैठते हुए घोड़ा लेकर निकल गया। उसने कहा अब क्या करोगे, तो घोड़ा में ले गया। बाबा भारती ने उससे कहा 1 मिनट रुको, ले जाओ घोड़ा, तुम्हें पसंद है कोई बात नहीं, लेकिन किसी को यह बात मत बताना कि तुमने बीमार बनकर घोड़े को इस तरह से कब्जा किया है और ले गए हो लूट के। नहीं, अगर बताओगे तो लोगों की मदद से विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। वो सोचिए, डाकू था खड़क सिंह, और चला गया। लेकिन रात में जब दूसरी सुबह उठे जब बाबा भारती, तो देखा उनके अस्तबल में घोड़ा बंधा था। वो डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ, और वो उनके यहाँ घोड़ा रात में चुपचाप बांध गया। तो सोचिए, लोग, अगर डाकू ये सोचता है कि श्रद्धा या आदर या लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तो चंपत राय जैसे लोगों को ये क्यों नहीं सोचना चाहिए था कि राम पर दुनिया भर से लोगों की आस्था है, और लोग चले आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं, क्या क्या। आपने सोचिए, एक आदमी था, अभी पढ़ा मैंने उसको,
कि उसने अपना खेत बेचकर 1 करोड़ रुपया मंदिर निर्माण में दे दिया था, खेत बेचकर। सोचिए, इतनी श्रद्धा थी। अब उस आदमी की श्रद्धा कहाँ जाएगी? सोचिए ना कि कितने लोगों की श्रद्धा को ठेस लगी है, नैतिकता को ठेस लगी है, सुचिता को ठेस। अलग बात है, राम को कोई अस्वीकार नहीं करेगा, उसमें राम की क्या गलती है, भगवान की क्या गलती है। अब उसमें सिस्टम को लेकर ठीक किए जाने की बात है। देखिए, कई बार होता है ना कि लोग, हम भी अपनी भी बात करें, मैं भगवान में आज भी बहुत आस्था और श्रद्धा रखता हूँ। रोज 2 मिनट की सही पूजा करता हूँ, भगवान में मेरी पूरी श्रद्धा है। मेरे जीवन में कई बार कुछ ऐसी स्थितियाँ आई हैं और इतना निराशा और अवसाद आया है कि एक समय मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। हमने कहा कि क्या करूं पूजा करके, जब हमारे साथ सब कुछ गलत ही होना है। खासकर एक मुकदमा था जब पाइनियर लिमिटेड का, मैं देखता था, मैं मुकदमा जीता था लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता था। तो मैंने कहा भगवान तो हमारे साथ है नहीं, मैं भगवान को क्या कहूँ। तो लोग इस तरह से भी छोड़ते हैं। मुझे देखिए, राजा भर्तरी का किस्सा याद आ गया है। राजा भर्तरी के साथ क्या हुआ, राजा भर्तरी बाद में सन्यासी हो गए, बहुत बड़े। सोचिए, उज्जैन के राजा थे वो, विक्रमादित्य उनके भाई हैं, राजा विक्रमादित्य जिनके नाम से हम लोग विक्रम संवत सुनते हैं। तो राजा भर्तरी बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा थे। इतने प्रतापी राजा थे, इतने कल्याणकारी राजा थे कि जनता में उनका बहुत ही मतलब सम्मान था। एक बार क्या हुआ कि एक वेश्या को एक कहीं से अमर फल मिल गया और उसने उस फल को दिया और कहा, उसने जिसने उसको, जो तपस्वी थे, जो भी साधु थे, उससे बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने उसको फल दिया। उन्होंने कहा खा लो, तुम जिंदगी भर युवा बनी रहोगे, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। तो उस वेश्या को लगा कि मैं इस फल को खा के क्या करूंगी, मैं जवान बन के ही क्या करूंगी, ये फल तो मुझे अपने राजा को देना चाहिए। राजा जो हमारी जनता की सेवा करती है, प्रजा की सेवा करता है, उसको जवान बने रहना चाहिए। तो उसने ले जाकर वो फल राजा को दे दिया और राजा से कहा कि इसको आप खाइए, इस फल को, और आप हमेशा जवान रहेंगे ताकि आप प्रजा की सेवा कर सकें, प्रजा का कल्याण कर सकें। राजा भर्तरी को लगा कि मैं जवान रह के क्या करूंगा, मैं अपनी रानी को जवान देखना चाहता हूँ। उन्होंने वो फल अपनी रानी को दे दिया कि रानी जवान रहेगी तो मैं भी जवान रहूंगा, और रानी से कहा तुम खा लो, जवान बनी रहोगे हमेशा। अब रानी खुद एक किसी घुड़सवार के साथ फंसी पड़ी थी। रानी को लगा कि हमारा प्रेमी अगर जवान रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो रानी ने उस प्रेमी को फल दे दिया खाने के लिए। प्रेमी उस वेश्या का भी तलबगार था। उसको लगा अच्छा, रानी उस घुड़सवार से प्यार करती तो घुड़सवार उस वेश्या से प्यार करता था। फिर वो घुड़सवार गया वेश्या के पास, उसने कहा ले ये तुम खाओ और तुम हमेशा जवान बनी रहो। वो वेश्या बड़ी चकित हो गई, उसने कहा फल तुमको मिला कहाँ से? तो उसने बताया। फिर वो फल लेकर राजा के पास गए कि देखिए हमारे पास ये फल लौट आया, ये ठीक नहीं, ये फल आप ही खाइए। तो फिर राजा ने पता किया कि कैसे कैसे फल तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। तो फिर जब राजा भर्तरी को पता लगा कि रानी ने घुड़सवार को दिया, घुड़सवार ने फिर वेश्या को दे दिया, तो भर्तरी का मोह भंग हो गया इस दुनिया से और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। और मिर्जापुर के पास एक चुनार, एक जगह चुनार में जो किला है, वहीं वो तपस्या करने लगे और गोरखनाथ के, बाबा गोरखनाथ के शिष्य बन गए थे भर्तरी, और नाथपंथी बन गए। और बहुत समझाया उनके भाई विक्रमादित्य ने कि चलिए आप छोड़िए सब, नहीं है वो, चलिए वहीं सन्यासी बन के रहिएगा। तो माने नहीं, उन्होंने नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। तो चुनार का जो किला है वो भी विक्रमादित्य ने भाई के लिए बनवाया कि आप यहाँ आराम से रहिए, तपस्या करिए, संन्यास रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए चुनार का किला वहाँ बनाया कि एक तो एक काम था, दूसरे गंगा का किनारा था। उस वक्त नदियाँ ही परिवहन का माध्यम थी, तो वहाँ गंगा नदी के किनारे बनाया ताकि आने जाने में भी हमेशा देखने आते थे। तो कई बार चीज़ें होती हैं ऐसी, इन लोगों का विश्वास टूट जाता है, जिससे राजा भर्तरी का टूट गया, जिससे बाबा भारती का टूट गया। हर कोई खड़क सिंह नहीं होता कि बाबा भारती के उस बात को समझ ले। ये चंपत राय या अनिल मिश्रा या गोपाल राव को भी, या और भी जो युवा अपराधी निकले हैं उस मंदिर पे, उन सबको यह सोचना चाहिए। देखिए, जब तक आप आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि के नहीं रहेंगे, आपको ऐसे काम में नहीं लगाना चाहिए। मैंने देखा है अपने पत्रकारिता के जीवन में, बहुत सारे लोग पत्रकारिता के ग्लैमर को देख के आ गए पत्रकार बनने। उनको लिखने पढ़ने की समझ नहीं थी। तमाम महिलाएं आ जाती थी, बिस्तरबाजी करके वो बहुत बड़ा पत्रकार बन जाना चाहती थी। कुछ बनी भी नहीं, लड़खड़ा के गिर गई। बहुत सारे लोग आए, दलाली करके रह गए। आपने कहा ना 50 साल मुझे हो गए, सचमुच हो गए।
क्योंकि विद्यार्थी जीवन से मैंने सन 78 से पत्रकारिता शुरू की थी और आज भी डिगा नहीं हूँ मैं। पत्रकारिता के पथ पर कभी फिसला नहीं मैं, कभी इधर उधर दलाली नहीं की। बहुत सारे प्रलोभन मिले मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वही कह रहा हूँ कि मंदिर में गया और मुझे अगर लाइन लगने से बच गया, इस तरह के मतलब आप इसको प्रलोभन मान सकते हैं, लाभ मान सकते हैं, इस तरह के लाभ मैंने लिए हैं। लेकिन कोई आर्थिक लाभ, कोई और इधर ट्रांसफर पोस्टिंग, दलाली, ठेका, ये सब कभी मैंने सोचा ही नहीं। घिन आती है ऐसे कुछ चीज़ों से। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सी सुविधा ले लेना, लाइन में रखना, खड़ा होना पड़े, ये है वो, इसको प्रलोभन नहीं करेंगे। हालांकि वो भी गलत है, अब मैं उसमें अपने को अपराधी मानता हूँ, लेकिन कभी और कोई इस तरह का दुरुपयोग मैंने अपने पद का या अपनी पत्रकारिता का, आज भी लोग मुझे मिलते हैं कि जरा मेरे लिए लिख दीजिए, जरा ऐसे लिख दीजिए, जरा वैसे लिख दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। मैं नहीं करता, कभी नहीं करता। अरे हमें जो मना आएगा हम लिखेंगे, हमें नहीं मना आएगा तो नहीं लिखेंगे। हमें जो अच्छा लगेगा वही लिखेंगे, जो बुरा लगेगा वही लिखेंगे। हम दिन को रात या रात को दिन नहीं बना सकते। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं और हम आपको हारता हुआ नहीं दिखा सकते, अगर आप हार रहे हैं तो हम आपको जीतता हुआ भी नहीं दिखा सकते, अगर आप भ्रष्ट अफसर हैं तो आपको हम ईमानदार कैसे लिख सकते हैं। और मैं जब लिखता था तो सोचिए, कभी किसी को चोर भ्रष्ट ऐसे नहीं लिखता था, मैं सिर्फ स्थितियों का वर्णन करके लिख देता था और दूसरे दिन उनके यहाँ रेड हो जाती तो लोग गिरफ्तार हो जाते थे। सिर्फ किस्सा लिख देता था उनका कि ऐसे 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 बात हुई। मुझे अक्सर सुबह सुबह मैं देर तक सोता हूँ, लेकिन सुबह सुबह फ़ोन आ जाते थे प्रशासन के या एसपी के, एसएसपी के, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, यही पूछते थे लोग, इज इट करेक्ट, और वहाँ छापा पड़ जाता था और लोग अरेस्ट हो जाते थे। ऐसे तमाम मेरी रिपोर्टों पर मंत्रियों के इस्तीफे हुए, मंत्री जेल गए। मंत्री होते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जेल गया था, सोचिए, मंत्री था और जेल भेजा गया उसको, एक खबर पे मेरी। अच्छा, ऐसी खबरें अखबारों में भी छपना आसान नहीं होती, लोग भी 10 बार सोचते हैं कि इसको छापा जाए ना छापा जाए। एक और किस्सा बताऊंगा, कई किस्से हैं मेरे पास इस तरह के जीवन के। एक डीजीपी थे यहाँ उत्तर प्रदेश में, गिरीश बिहारी सक्सेना। मुझे पता लगा उनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी चल रही थी और विजिलेंस इंक्वायरी में वही नहीं थे, फिर और भी कोई आधा दर्जन से अधिक आईपीएस अफसर थे, दर्जन भर आईएएस अफसर थे, सबके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी थी। हमने उनके सारी डॉक्यूमेंट्स निकलवाए और लिखी खबर, पहले पेज पे लीड खबर जिसको कहते हैं छपी, और हंगामा मच गया। पता चला हमारी नौकरी पे बंद है। गिरीश बिहारी सक्सेना, पता चला कि मैं उन दोनों राष्ट्रीय सहारा था, सहारा में डिपॉजिटर थे, मतलब जमा करता है जिसको आप कहते हैं। अब काफ़ी पैसा उन्होंने लगा रखा था। उन्होंने सीधे सुब्रत राय से बात की, मेरी नौकरी पे बनाई और मुझे सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खा जाऊंगा, बंद कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, दुनिया भर की जितनी धमकी दे सकते थे दिया। और दुनिया भर की बातें उनके, जब दफ्तर में पहुंचा तो लगा मुझे नोटिस पे नोटिस मिलनी शुरू हो गई। बाद में फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, खंडन छपेगा उस खबर का। हमने कहा भाई खबर सही, हमारे पास सारी हमने, उन्होंने क्या किया था, वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रखा था और एक मैनेजमेंट कॉलेज खोल रखा था, और भी तमाम आरोप थे। जो मुख्य आरोप था कि मैं लखनऊ में वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके मैनेजमेंट कॉलेज खोल रखा था और उसमें 1 रुपए के डायरेक्टर थे और 1 रुपए लेते थे। कुछ जमीन उन्होंने वन विभाग से लीज पर ली थी और कुछ कब्जा किया और सब ले लिया और सब कॉलेज, बड़ा सा कॉलेज बना रखा था। और उसमें एक माफिया था फूलचंद, उसको भी उन्होंने हिस्सेदार बना रखा था ताकि कोई अगल बगल गड़बड़ न करे। और जितना मुझे वो परेशान कर सकते थे किया। मैं थोड़ा सा होता ना कि जैसे जब आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े बरगद गिर जाते हैं, लेकिन धूप नहीं गिरती। धूप कभी भाई लेट जाती है और फिर हो जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। तो मैं कई बार जब जिंदगी में संकट आता है तो धूप की तरह चुपचाप सीधे पड़ा रहता हूँ और फिर धीरे से समय देख के उसको फिर खड़ा हो जाता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, एनेक्सी सचिवालय, तो मुख्यमंत्री एनेक्सी में ही बैठा करते थे, एनेक्सी सचिवालय में। तो वहाँ एक प्रेस रूम है, तो वहाँ हम लोग शाम को रोज बैठते थे। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होम भी देखा करता था, तो होम सेक्रेटरी रोज 5 बजे की प्रेस ब्रीफिंग होती, तो वहाँ प्रेस रूम में ही बैठ के बात होती। फिर वहाँ से और भी कहीं खबरें उबरें होती थी, ले दे के निकलते थे। तो हिंदुस्तान टाइम्स में उस वक्त सुनीता हरन, तो उन्होंने एक दिन अचानक उससे पूछा कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं थे, खंडन छपा था बड़ा सा कि नहीं साहब ये खबर गलत, हम नहीं चाहते थे छपे, लेकिन हमारी ओर से छाप दिया गया। और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि खबर सही लिख के भी ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन चूंकि गिरीश बिहारी सक्सेना पावरफुल आदमी थे, उन्होंने खबर को गलत साबित करने की कोशिश की। तो सुनीता हरन उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में रेजिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि आपके पास जब प्रूफ नहीं थे तो क्यों लिख दिया आपने।
हमने कहा प्रूफ है ना सारे। उन्होंने कहा फिर कैसे खंडन चुपके, हमने बताया तो उनका प्रूफ हमें दे सकते हैं क्या? हमने कहा अच्छा उस प्लॉट की सारी खसरा खतियोनी नंबर तक थे, बस सारे फोटो कॉपी थी सारी चीज़ों की, जो लेखपाल वखपाल होते हैं, सारी चीज़ें हमने इकट्ठी की। वही 2 दिन मैंने खबर लिखी थी, उसमें 2 महीना हमने लगाया था। तो उनका मुझे दे सकते, हमने कहा दे देते, दे दिया उनको उन्होंने, हमने उनको सुविधादारों को। उन्होंने हफ्ते भर के अंदर ही वो खबर लिखी। हमारे यहाँ खबर छपी थी पहले पेज पर, बिल्कुल फ्रंट लीड बनी, तो मेन लीड जिसको कहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स वही खबर बॉटम लीड पहले पन्ने पर छपी। अब गिरीश बिहारी सक्सेना ने उनको भी सुबह सुबह हड़का लिया और जो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सुनीता ने चूंकि हमारे केस हमने बताया था ऐसा ऐसा हो गया, कैसे कैसे क्या क्या, सुनीता ने बिल्कुल समय नहीं लिया और वो चली गई हजरतगंज थाने। उन्होंने एक FIR लिखाई गिरीश बिहारी सक्सेना के नाम। उन्होंने ये इंडोर्स नहीं किया कि वो IPS है या क्या है क्या नहीं है। उनका नाम लेके नामजद रिपोर्ट लिखवाई और उन्होंने कुछ आगे की भी चीजें लिखवा दी जो नहीं हुई। तो उन्होंने लिख दिया कि हमारे लड़के को अपहरण की धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है, क्या क्या दुनिया भर का। कल्याण सिंह उन दोनों चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब FIR तो लिखी, बाद में पुलिस वालों ने लगाई तो साहब अच्छा वो पत्रकार थी, बड़ी पत्रकार थी, तो पत्रकार होने के नाते उनकी रिपोर्ट लिखने से किसी ने मना भी नहीं किया। अब जब उस पते पर पुलिस पहुंची गिरीश बिहारी सक्सेना के, तो पता लगा तो DGP साहब रहे हैं। तो फिर समस्या हो गई, फिर उन्होंने बड़ा इधर उधर किया गिरीश बिहारी सक्सेना ने। लेकिन कल्याण बाद में फिर खबर भी छपी, सुनीता ने अपने अखबार में खबर छापी था, हमको ये धमकी दी क्या क्या। कल्याण सिंह ने बता, उन्होंने भी लिखा कि FIR करा दी। कल्याण सिंह तक उनको खबर है, कल्याण सिंह ने कहा बिल्कुल रियायत नहीं मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक काम करें, रूल ऑफ लॉ से काम चलेगा। गिरीश बिहारी सक्सेना को कोर्ट में खड़े होकर जमानत लेनी पड़ी और उसके बाद फिर वो हमारे लगभग शरणागत हो गए। रोज मुझे उन दोनों, नेट वोट तो था नहीं, मोबाइल भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, दुनिया भर की चीज़ें थी नहीं, फैक्स इन दोनों था। तो फैक्स पर हमें चिट्ठियाँ लिखते थे, दफ्तरचे लिखते थे, आपका आज्ञाकारी गिरीश बिहारी, ऐसे लिखते थे, सोचो। और रोज ही उनका फैक्स आता था, आपका आज्ञाकारी गिरीश बिहारी। कई चिट्ठियाँ जब होंगी तो हमने सुब्रत राय को दिखाया, हमने कहा देखिए ये है आपके गिरीश बिहारी, अब क्या करेंगे काम। तो हंसन लोगों का जाने दीजिए, हमारे ऑनरेबल ये है वो है पड़ोस, अच्छा उनके पड़ोसी भी थे, इत्तेफाक से पड़ोसी भी थे, डिपॉजिटर भी थे। लेकिन गिरीश बिहारी देखिए, अगर मैं गलत होता तो गिरीश बिहारी तो हमको आपका आज्ञाकारी नहीं लिखते ना, बल्कि वो फैक्स वाला मुझे याद है कि अचानक दौड़ते हुए आता था, कहा सर आपके आज्ञाकारी की चिट्ठी आ गई, ऐसे बोलता था। तो अगर आप सच रहेंगे तो चंपत रहेगा, सच होते तो ये दिन ना आता। अगर आप रीढ़ पे अपने खड़े रहेंगे ना, जैसे मैं अभी भी सीना तान के लिख लेता हूँ, सीना तान बात कर लेता हूँ, तो इसलिए कि मेरा जो मेरी पृष्ठभूमि है, मेरा जो बीता हुआ कल है वो भी बेदाग है। अभी कोई आके ये बातें सुन के मुझसे कह सकता है कि साहब ऐसे कैसे कर लिया, आप ये कह दिया, आपने ये किया था, कोई कहने की हैसियत नहीं रखता, मैं बता रहा हूँ। इसलिए कि मैं ईमानदार पत्रकार रहा हूँ, अभी भी मैं कोई एक पैसे का कोई मुझ पर कोई दाग या आरोप नहीं लगा सकता। अब बाकी आप कहने को कुछ भी कह दीजिए बात हुई, लेकिन प्रमाण सहित कुछ कहिए ना। आज तक कोई कह नहीं पाया। कह रहा हूँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंडी परिषद की भूमि घोटाले में फंसा, और इत्तेफाक से एक अफसर हमारे मित्र थे और हमसे कह नहीं पा रहे थे, और उनको दस्तखत करने, जाहिर है कि कोई भूमि सौदा होता है किसी विभाग का तो मंत्री तो वहाँ दस्तखत करता नहीं, उस अफसर पे बराबर दबाव होता है कि ये करो वो करो। और लंबा घोटाला था वो, जैसे अभी अयोध्या में ही आया है ना कि साहब 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीदी गई, आधे घंटे में दाम बढ़ गया, ये कैसे हो गया। उसी तरह का काम नसीमुद्दीन कर रहा था। तो जो OPCS अफसर थे, तो IAS अफसर भी उनको दबाव डाल रहा था, नसीमुद्दीन ऊपर डाल रहा था, और बड़े परेशान तो जानते थे कि सरकार जाने के बाद हम फंस जाएंगे और हम जेल चले जाएंगे, क्योंकि पूरा लंबा घोटाला था। तो हमारे परिचित थे, हमसे सीधे नहीं बात की, उन्होंने एक और अफसर से बात की, वो भी हमारे दोस्त थे। तो उन्होंने हमसे कहा भाई कि आपके देखिए मित्र और वो फंसे हुए हैं, उनको बचाइए। हमने कहा हुआ क्या, तो ऐसे बताया उन्होंने, ऐसी बात। हमने कहा भाई देखिए बिना डॉक्यूमेंट के तो मैं खबर नहीं लिख पाऊंगा। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए। हमने कहा भाई डॉक्यूमेंट से काम तो नहीं चलेगा, आप हमको फाइल दिखाइए, ओरिजिनल फाइल दिखाइए। क्योंकि फोटो स्टेट में कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, लोग फोटो स्टेट गलत बना देते हैं। आजकल तो फोटोशॉप चल गया, उन दोनों फोटो स्टेट भी बहुत फर्जी काम होते थे। तो उन्होंने पूरी फाइल ला के हमें दिखाई और हमारे सामने चल के पूरी फाइल की फोटो कॉपी करें। हमने कहा देखिए फोटो तो हम इसकी नहीं छापेंगे, लेकिन हमारे पास डिटेल होनी चाहिए।
तो लिखा उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी नप गया, कहता ना दूसरे दिन ही नप गए, इस्तीफा तो नहीं दिया उसने, लेकिन वो अरेस्ट हो गए उसमें। देखिए क्या होता ना, एक अखबार यहाँ से निकलता था अमृत प्रभात, उसमें एक रिपोर्टर थे शैलेश, उन दोनों एक पत्रिका निकलती थी रविवार। एक अजीत सिंह यहाँ पे कृषि मंत्री हुआ करते थे, वन मंत्री होते थे, कांग्रेस का रूल था उस वक्त, और उनके खिलाफ कुछ खबरें मिली शैलेश को, तो उनको लगा बड़ी रिपोर्ट है और यहाँ नहीं छप पाएगी, तो उन्होंने रविवार जो कलकत्ते से छपती थी वहां भेज दिया, और वहां छप गई स्पेशल रिपोर्ट करके। अब उसमें लेकिन अजीत सिंह दोषी नहीं थी, उनको जो फोटो स्टेट कॉपी मिली थी शैलेश को, वो फर्जी थी, वो फंस गए, और उन्होंने, अजीत सिंह ने उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन केस, डिफॉर्मेशन सूट फाइल कर दिया। अब शैलेश ने जब पड़ताल की तो देखा कि तो सब कागज गड़बड़ सब पड़ा, फोटो स्टेट उनको गलत दे दिए गए। तो अच्छा अब हुआ कि रविवार के जो संपादक थे एसपी सिंह, आपके जिले के ही थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ। वो उनको हर बार तारीख पर आना पड़ता था। फिर उन्होंने शैलेश से कहा क्या किया जाए इसमें, कैसे, उन्होंने बताया भाई जिसने हमको फोटो कॉपी दिया उसने फ्रॉड कर दिया और सारे कागज गलत निकल गए। तो तब से वो हादसा आने के बाद मैं कभी फोटो कॉपी पर आज भी विश्वास नहीं करता हूँ। आदमी पे विश्वास कर लेता हूँ, फोटो कॉपी फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे ही लेना चाहिए, तभी काम करना चाहिए। यह सब कुछ पब्लिक उसमें फोरम में आ जाए तब तो ठीक है। शैलेश उस मुकदमे से बच निकले। उन्होंने क्या किया कि जब मुकदमा होता था तो कुछ करते नहीं थे, वो लिखते थे एक खबर अमृत प्रभात में कि आज फला अजीत सिंह वन मंत्री ने, उन्होंने ऐसा ऐसा मुकदमा कर रखा, उनके खिलाफ ये आरोप पत्रिका ने लगाए थे और ऐसा ऐसा हुआ, फिर अगली तारीख लगी। हर बार पूरी स्टोरी वही छाप देते थे। अमृत प्रभात में दोबारा मुकदमा हो नहीं सकता था, वो तो बताते थे फला पत्रिका में छपा था तो ऐसा ऐसा मुकदमा चल रहा है। अब वन मंत्री अजीत सिंह इतना परेशान हो गए, बड़े कद्दावर नेता थे, बाहुबली टाइप के थे। अंत उन्होंने शैलेश को बुलाया, पूछा कि आखिर आप चाहते क्या। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ मुकदमा वापस ले लीजिए। होता क्या था, रविवार ने एक बार छापा और कलकत्ते से छपती थी पत्रिका थी बहुत ज्यादा, मतलब लखनऊ में क्या 50-100 कॉपी बिक गई होगी। अमृत प्रभात डेली अखबार था, वो उनके प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, वहां भी बिकता था और महीने में एक बार तारीख एक बार 2 बार लगती थी, हर बार वो बहुत सारे लोग पढ़ लेते थे। तो उनको लगा कि मुकदमा वापस ले लेना ही ठीक है, क्योंकि आप एक ही चीज को, झूठ को भी बार बार छापेंगे तो लोग सच मान लेंगे। अब मुकदमा तो चल ही रहा था, उन्होंने मुकदमा चुपचाप वापस ले लिया और खत्म हो गई बात। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मैं बताऊं, जनार्दन ठाकुर एक पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार रहे। उन्होंने किताब लिखी थी, 2 किताबें उन्होंने लिखी। एक आल दरबारी, किताबें उन्होंने कई लिखी लेकिन पॉलिटिकल किताबों की, एक आल दरबारी बहुत चर्चित हुई थी और एक आल द जनता मैन बहुत चर्चित हुई थी। तो आल द जनता मैन में उन्होंने चंद्रशेखर के बारे में, बहुगुणा के बारे में, सिपन लाल सक्सेना के बारे में, बहुत सारे जो जनता पार्टी के लोग थे उनके बारे में कुछ मतलब गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे जिसको प्रमाणित नहीं कर सकते। तो कहा सुनी, मतलब होता ना पब्लिक डोमेन में चीजें होती है, उसको आप लिख दें और आपके पास प्रमाण न हो तो अगला आदमी तो मुकदमा खरीद सकता है। तो गोरखपुर में एक सरदार देवेंद्र सिंह, उन्होंने उसको, देवेंद्र सिंह थे चंद्रशेखर के बहुत करीबी थे, तो उनके बारे में उन्होंने स्मगलर लिख दिया, ये सरदार हुई स्मगलर करके लिख दिया था। अंग्रेजी में किताब थी और सरदार देवेंद्र सिंह ने उन पर मुकदमा कर दिया और उनके पास कोई प्रमाण तो था नहीं स्मगलिंग का, कोई FIR नहीं थी, कोई पकड़ नहीं थी। खाली पब्लिक डोमेन में कहा जाता है, इससे तो खबर नहीं बनती, किताब नहीं बनती ना। जैसे संसद में भी एक परंपरा सी है कि आप अखबार में छप गया या किताब में छप गया, उसको लेकर आप आरोप नहीं लगा सकते जब तक आपके पास साक्ष्य न हो। तो जनार्दन ठाकुर को मैंने देखा, वो गोरखपुर आए और सरदार देवेंद्र सिंह से कोर्ट में माफी मांग करके उन्होंने भी डिफॉर्मेशन सूट फाइल कर दिया था, कंटेम्प्ट, मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट जिसको कहते हैं, वो कर दिया था। उनके पास प्रमाण नहीं थे तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। हमने देखिए अपने अपने युद्ध में जो तमाम जजों के खिलाफ लिखा था, जस्टिस तमाम जो हाई कोर्ट के थे, नाम तो नहीं लिए थे, उनके सरनेम सबके लिए थे। हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ था और हमने कहा हम माफी नहीं मांगेंगे। तो 3-4 साल कार्रवाई चली, कोई जज उसको सुनने को तैयार नहीं होता था। चीफ जस्टिस हम पे सुनते थे और उन्होंने कहा कि आप कंडीशनल अपॉलजी टेंडर कीजिए, घर जाइए। हमने कहा देखिए मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ,
वो चीफ जस्टिस नाराज हुए, उठा के फाइल फेंकी, कहने लगे तो मैं भी आपको सजा देने वाला नहीं हूँ, आप क्या चाहते हैं, आपको सजा दे के मैं आपको हीरो बना दूँ, नहीं बनाऊंगा। और कह के उन्होंने चेतावनी देकर छोड़ दिया। हुआ क्या था, हमने ऐसे ऐसे केसेस लिखे थे ना, ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिखे थे, प्रमाण तो नहीं थे हमारे पास सीधे, लेकिन वो हाईकोर्ट की फाइलें तो थी हाईकोर्ट में, वो मेरे पास उसकी फोटोकॉपी नहीं, मैं जानता था कि इन्होंने क्या आदेश दिया, किस फाइल पर दिया है। केसेज का हमने जिक्र किया था, तमाम सारी और चीज़ों का कि जस्टिस फलाने सरनेम ले लेकर लिखे थे, और सारी बातें पब्लिक डोमेन में सब लोग जानते थे। फाइल पर ऑर्डर आपने अगर कर रखा है तो ऑर्डर तो उठा के फेंक नहीं देंगे आप, और ऑर्डर इम्प्लीमेंट भी हो गया। जैसे एक केस था ताज होटल और क्लार्क होटल का, लखनऊ में एक ताज होटल है, पहले उसके पहले क्लार्क होटल था। जब ताज होटल बन गया तो क्लार्क होटल उसके पहले से बड़ा होटल था, उसके बगल में बेगम हजरत महल पार्क है, तो वो वहाँ रैली वैली हुआ करती थी, वहाँ नुमाइश लगा करती थी, पोलिटिकल रैली, तमाम भीड़ भाड़ होती थी। जब ताज होटल बन गया तो वहाँ उस रैली से, नुमाइश से क्लार्क होटल में नॉइज होती थी, तमाम परेशानियाँ होती थी। तो जब ताज होटल बन गया तो सारे जो बड़े एलिट क्लास के कंज्यूमर थे सब ताज में शिफ्ट हो गए। क्लार्क होटल परेशान होना का प्रबंधन परेशान हुआ, उनको लगा कि रैली स्थल बंद करा देना चाहिए, नुमाइश नहीं लगनी चाहिए। तो मायावती उन दोनों चीफ मिनिस्टर थे, तो उसने क्लार्क होटल के मालिक ने मायावती से संपर्क साधा। उन दिनों मायावती ने उससे 5 करोड़ रुपए मांग लिए कि 5 करोड़ रुपए लाइए तो हम कुछ सोचेंगे। उसने कहा तो बहुत ज़्यादा है, मतलब उस वक्त 5 करोड़ आज के समझिए कि 500 करोड़ के बराबर हो जाएगा, इतना पैसा मांग लिया उन्होंने। मायावती पैसे मांगने में बड़ी मास्टर थी। अब सहारा शहर का जो आजकल चल रहा है, हर साल 5 करोड़ रुपए ले लिया करती थी सुब्रत राय से, तब जाके उनको क्लीन चिट मिलती थी, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करती थी, पैसे ले लेती थी। इसी तरह उन्होंने क्लार्क होटल से मांग लिया। तो फिर उसने एक जगह एक वकील से बातचीत की कि क्या बताएं, धंधा हमारा बिल्कुल चौपट हो गया। उसने कहा 5 करोड़ तो नहीं, 5 लाख रुपए अगर आप खर्च कीजिए तो मैं यह काम आपका करा दूंगा। उसने कहा कैसे, क्या? उसने कहा बस संपर्क छोड़ दीजिए, उनका एक कमरा दे दीजिएगा, एक लड़की दे दीजिएगा और 5 लाख रुपए दे दीजिए। सोचिए, जज को उसने सेट किया, वकील ने एक कमरे में लड़की को जज साहब को सौंप दिया और एक PIL फाइल कर दी कि साहब बेगम हजरत महल एक ऐतिहासिक पात्र, उनके नाम से पार्क मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नुमाइश रैली वैली नहीं होना चाहिए, इसको पुरातात्विक महत्व देना चाहिए। उस जज ने ऑर्डर कर दिया और आज भी वो, अब वहाँ कुछ रैली नहीं होती, कोई नुमाइश नहीं लगती, वो पार्क पूरा उसने ऑर्डर में भी लिख दिया कि LDA इसको मेंटेन करे। अब फर्स्ट क्लास हरियाली है वहाँ, बढ़िया पुरातात्विक विभाग उसको देखता है, LDA उसको मेंटेन करता है। अब क्लार्क होटल में ठहरने वाले लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। सोचिए 5 करोड़ का काम 5 लाख में हो गया। अब ताज होटल जब चल निकला तो JP ग्रुप बहुत बड़ा बदमाश ग्रुप है, जो JP इंडस्ट्रीज वाला, उसने ताज होटल के सामने एक बालूअड्डा जगह है, वहाँ जमीन पे होटल बनाने की तैयारी की, मायावती के राज में ही। अब ताज होटल में जब पता चला तो ताज होटल वाले फिर चले गए, वो भी हाई कोर्ट चले गए और उनका सब पर्यावरण बिगड़ जाएगा, ये है वो, PIL देकर उन्होंने वहाँ रुकवा दिया उस होटल को। तो कैसे इन चीज़ों को अगर ऑर्डर दिया है जजेज ने पैसा ले लेकर, इसको कैसे रोक देंगे, कैसे मना कर देंगे? एक एक हमने कई दहेज वहेज के मुकदमों के या और मुकदमों के उसमें जिक्र किया था, फलाने ऐसा कर दिया, फलाने ऐसा कर दिया। वो जजेज भाग कर जाते, कहाँ वो चीफ जस्टिस जानते थे कि सबके नाम इसमें है, और सब जब पब्लिक खुदाई करे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरह तो कहाँ जाएंगे लोग, इसलिए उनका चुप रहना ही बेहतर था। खैर, इसी तरह चंपत राय को, मैं इतने सारे किस्से सुनाने का मतलब है कि चंपत राय को अगर पहला सुराग लगा, मान लीजिए, जैसे मैं अपने घर की बात बताऊं, हमारा बेटा छोटा था, हमारी बेटी 2 थी, उनके लिए मैं गिफ्ट में घड़ी ला के दिया बेटियों को। एक बेटी की घड़ी गायब हो गई, बेटा भी हमारा नर्सरी क्लास में पढ़ता था, उसको एक घड़ी पसंद आ गई, उसने अपने दोस्त को ले आके, मतलब बर्थडे उठे था तो बेटी की घड़ी ले आके दोस्त को गिफ्ट कर दी, ये लोग तुमको बर्थडे गिफ्ट है। अब बेटी परेशान थी, घड़ी कहाँ गई, घड़ी कहाँ गई, 3-4 दिन तो परेशान थी, पहले आपस में खुलते रहे, फिर बाद में घर में पता लगा कि साहब घड़ी गुम हो गई। अब बेटा कॉन्शियस हो गया, उसने कहा क्या परेशान होती, मिल जाएगी घड़ी, कहाँ परेशान होगी। और दूसरे दिन दोस्त से मांग के उसने घड़ी धीरे से लाकर में रखी, घड़ी मिल गई।
तो फिर हुआ कि कैसे पता, तो बेटी ने बताया साहब ऐसे ऐसे कर रहा था, घोड़ी मिल जाएगी, क्यों परेशान हो। तो फिर हमने पता किया, उससे बेटे से बातचीत की, तो फिर जाकर हमने स्कूल में उस लड़के को भी डांटा, प्रिंसिपल को बताया। अगर उसी वक्त न रोका जाता तो चीजें आगे बढ़ सकती थी। तो अगर चंपत राय के मंदिर, वहाँ राम मंदिर में कुछ चीजें गड़बड़ हो रही थी तो तुरंत रोका जाना चाहिए था। तुरंत वहाँ जो ऑडिट बार बार करते हैं, ऑडिट से चीजें नहीं तय होती है। ये सब चीजें नैतिकता से, शुचिता से, तब जाके चीजें तय होती हैं। अगर आप शुरू में ही ब्रेक लगा देते ना, या जैसे कैमरे के आगे आके खड़े हो जा रहे हैं फिर लोग पैसे निकाल रहे हैं, या इतने इतने पैसे, भाई 2 ही साल में, साल भर में ही आके लोग कहाँ से, अरे आप अपने राम भक्तों को ही लगाते ना उस स्कीम में, कहाँ नए नए लोगों को आपने ला दिया। यहाँ तो पैसा एक ऐसी चीज है जो कहते हैं ना कि जो लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी भी न्याय की दासी है, न्याय भी लक्ष्मी की दासी है, जान लीजिए। लक्ष्मी ऐसी चीज है, उसके हर आदमी दास बन जाता है। राम के समय में ही ऐसे तमाम किस्से हैं लोभ और प्रलोभन के। तो मनी में बड़ा पावर होता है। तो एक तो नौजवानों को वहां लगाना नहीं था, और लगाना था तो आप एक अच्छी निगरानी रखते, जैसे है ना सीसी कैमरे में आप एक एक चीज मॉनिटर करते। टिन्नू यादव को आपने इतना पावरफुल क्यों बना दिया कि वो जो चाहे कर सकता था। मतलब अब तो पता चल रहा है कि वो एक तरह से, मतलब जैसे मुगलिया सल्तनत के सेनापति होते थे जल्लाद टिन्नू यादव, तो उसी तरह पेश आता है। और अभी हाल तक उसकी पत्नी जिस तरह से कैमरे पर बात कर रही थी टिन्नू यादव की, और जिस तरह से चैलेंज कर रही थी कितने साल राम की सेवा की, तो यही फल मिला। उस पत्नी की बात में ही सारी बातें रखी थी कि वो बड़ी गुंडई से बात कर रही थी, और बहुत मतलब पैसा बोल रहा था उसकी जुबान पे। अगर एक क्या था, मैं लाल बहादुर शास्त्री को याद करता हूँ। नेहरू मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री रेल मिनिस्टर थे। एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और नेहरू जी समझाते रहे कि इसमें आपका क्या दोष, क्या दोष। उन्होंने कहा नहीं, मैं रेल मंत्री हूँ, मेरा ही दोष है, और इस्तीफा वापस नहीं लिया था। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में एक रेल दुर्घटना में नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया रेल मंत्री पद से, और लेकिन उनका खाली इस्तीफा ही रह गया, स्वीकार नहीं किया गया, वो गलत था। अब किसी भी मंत्री के बारे में देखिए, मैं लालकृष्ण आडवाणी की याद करता हूँ, राम मंदिर के मतलब रथ यात्रा के नायक हैं वो। और मैं मानता हूं कि देश भर में राम मंदिर के लिए जो जागरूकता लालकृष्ण आडवाणी ने फैलाई, और न फैलाए होते तो शायद राम मंदिर हमारे सामने आज की तारीख न होता। मैंने देखा है लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जहां से गुजरती थी ना, रथ जब गुजरता था लोग वहां की मिट्टी उठा के माथे पर लगाते थे। सोचिए, लालकृष्ण आडवाणी के रथ की मिट्टी, रथ जो छोड़ गया मिट्टी, उसको उठा के लोग माथे पर लगाते, मैंने देखा हो। तो वह काम था। लालकृष्ण आडवाणी पर भी एक बार याद करिए, हवाला का आरोप लगा था। एक जैन बंधु थे, उन्होंने अपनी डायरी में लालकृष्ण आडवाणी का नाम रखा था, शरद यादव का नाम लिखा था, तमाम और लोगों के नाम लिखे थे। लालकृष्ण आडवाणी पहले व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत न सिर्फ इस्तीफा दिया पार्लियामेंट से, और कहा कि जब तक मैं इस आरोप से बरी नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उस लालकृष्ण आडवाणी के लोग यह काम करें, और राम के नाम पर करें। राम नाम की लूट है तो ठीक है, राम नाम को लूटिए, लेकिन राम के नाम पर तो लोगों को मत लूटिए ना। वो जो लोग बड़ी कह रहा हूँ, 1 करोड़ आदमी 1 करोड़ रुपया अपना खेत बेचे कोई दे गया, कोई जेवर दे गया, कोई अमेरिका से आके डॉलर दे गया है, कोई लंदन से आके डॉलर दे गया है, या हीरा जवाहर जो भी जवाहरात दिए गया है, जो भी औरतों ने अपनी काम की बालियां दे दी हैं, अपने चेन, तमाम सारी चीजें डाल गई हैं दान पत्र में, और एक श्रद्धा बस डाल गई है। आपने उस श्रद्धा को जो ठेस पहुंचाई है ना। गुरुजी, मेरी एक शंका है, बट मैं ये मान लेता हूं कि चंपत राय जी ने स्वयं कोई हेराफेरी नहीं की, कोई पैसा नहीं लिया, परंतु चूंकि उस टीम की नियुक्ति उनके जिम्मे थी, उन्होंने ही वो सब लोग नियुक्त किए थे, बिल्कुल तो 100% उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। ये भाई देखिए, ऐसा है ना कि सीता का हरण तो रावण ने किया था, मारा तो मेघनाथ भी गया, कुंभकर्ण भी गया, रावण भी गया, तमाम लोग मारे गए। इसका मतलब ये थोड़ा होता कि रावण ही दोषी था, सब लोग उसका साथ दे रहे थे। विभीषण क्यों नहीं मारा गया? इसलिए कि विभीषण ने रावण का साथ नहीं दिया, राम का साथ दिया। आप जब न्याय का साथ देंगे तो लोग आपके साथ है। चंपत राय न्याय के साथ, चंपत राय मैं मान लेता हूं
अब हालांकि मैं कोई जज नहीं हूँ, मेरे पास कोई फाइल नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन एक जो पब्लिक डोमेन में चंपत राय के बारे में जो बातें हैं उसके हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि चंपत राय ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन उनके लोगों ने किया, उनकी छाया में किया। अगर टिन्नू यादव कर रहा था तो चंपत राय की छाया में कर रहा था ना। हम आज भी राम को आदर्श क्यों मानते हैं? इसलिए कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके आदर्श की बात। गांधी भी कहते थे राम, हे राम, राम को ही आगे राम राज की बात करते थे। तो क्यों? राम एक आदर्श थे, लेकिन राम ही अगर गड़बड़ काम करने लगते, राम ने भी हालांकि 3-4 गड़बड़ या कुछ और गड़बड़ काम किए हैं, और उसके लिए राम को हमारी लोकमानस हमारा माफ नहीं करता। जैसे सीता वनवास है, उसको लिए लोकमानस कभी राम को माफ नहीं करता। जैसे वाली वध है, जैसे सुपनखा का नाक कान काटना, इन सब चीजों के लिए राम को दोषी माना ही जाता है। या कृष्ण ने भी महाभारत में बहुत सारे छल कपट किए, उनको दोषी माना ही जाता है। लेकिन उनके नाम पर अब कतना योगी बार बार चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश को, आइए आप कृष्ण के आंदोलन में आइए। अखिलेश बराबर चुप है। और देखिए इस पूरे मसले का, देखिए मैं कभी किसी को दोषी को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राम मंदिर का मसला 27 के चुनाव का एजेंडा बन चुका है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, और भाजपा का तो राम है। ये तीनों पार्टियों के एजेंडे में मायावती इस पर बहुत सेफर साइड चल रही है, लेकिन बाकी तीनों खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा अखिलेश कर रहा है। जो मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का विषय है। और राजनीति, देखिए राजनीति अगर धर्म राजनीति, अभी देखिए ना अयोध्या से क्यों हार गई भाजपा, चित्रकूट से क्यों हार गई भाजपा? इसलिए कि बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही थी, लोक में था, भाजपा को उसी पर सचेत हो जाना चाहिए। चंपत राय की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, कैसे मिलते हैं, कैसे रोज चलते हैं, एक तानाशाह की तरह मिलते हो। मैं कभी चंपत राय से मिला नहीं, मैं जो वीडियो में उनको देखता रहता हूँ तानाशाह की तरह चलते हुए। मैंने देखिए नानाजी देशमुख को देखा है, उनसे मिला हूँ बार बार। चित्रकूट को एक नया चित्रकूट बनाया, उनकी बॉडी लैंग्वेज में या किसी भी सेवक की बॉडी लैंग्वेज में वो दर्प नहीं आता, विनम्रता आती है, विनय भाव आता है। चंपत राय की बॉडी लैंग्वेज में विनय भाव नहीं दिखता, मुझे तो नहीं दिखता। देखिए मैं बहुत साफ मेरा मुझे एक सवाल है, नहीं एक बात कहने की मुझे अनुमति दीजिए। आप मोदी पे लाख आरोप लगा दिए, योगी पे लाख आरोप लगा दीजिए, लेकिन मुझे ये कहने की अनुमति दी, मोदी योगी इन दोनों पर कोई निजी भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक लगाते रहिए, आप कुछ चिपके नहीं। आप बोर्ड लगा के जाइए, पोस्टर उखड़ जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। चंपत राय पे भी मैं मान लेता हूँ निजी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है। देखिए लक्ष्मी जो है न्याय को जब दासी बना सकती है, तो चंपत राय को क्यों नहीं बना सकती? अच्छा लक्ष्मी ही नहीं, तमाम और भी काम मद लोभ है ना, तमाम सारे लाभ है। तो किस लाभ के तहत तो टिन्नू यादव को आगे किए हुए थे, इस तरह से उसको छत्र छाया दिए हुए थे, तमाम सारी चीजों के लिए। और चंपत राय ही नहीं, बहुत आदर के साथ कहना चाहता तो नृपेंद्र मिश्र मेरी नजर में बहुत कर्मठ ब्यूरोक्रेट है, बहुत ईमानदार। मैं उनको आज से नहीं जमाने से जानता हूँ। वो वहां देखते थे, भले निर्माण देखते थे, उनके कानों में क्या ये बात नहीं आई? और आई तो उन्होंने क्यों नहीं किसी को रोका? क्यों नहीं? उनकी तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 10 साल तक, क्यों नहीं उनको उनके कान में डाल दिया कि बात कह सकते, या किसी भी के कह सकते? वहां डीएम से कह देते ना, डीएम दौड़ के काम करता। नृपेंद्र मिश्र को भी कहीं न कहीं से देखिए होता ना कि कह रहा हूँ अगल बगल या बच्चे या कोई भी, मैं कह रहा हूँ लखनऊ के छोड़िए, मुंबई में कुछ होता है तो आप टीवी के मार्फत खबर पा जाते हैं ना, या आपके कोई परिजन रहते हैं वहाँ बता देते हैं ना। तो नृपेंद्र मिश्र के भी काम में बात क्यों नहीं है? वहाँ रहते थे दिन रात आप, और तपस्वी की तरह नृपेंद्र मिश्र ने वहाँ काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। निर्माण कार्य में कोई घपला नहीं हुआ, बहुत सर्वोत्कृष्ट निर्माण कार्य हुआ है, बहुत सारी दुनिया के तमाम सारी एक्सपर्ट्स लाए गए, तमाम सारी चीजें हुई। तो किसी एक को बिना कटियार ही पहले क्यों नहीं बोले? बिना कटियार सबसे ज्यादा, अच्छा बिना कटियार अब सिर्फ साइड चल रहा है। बिना वो अयोध्या में एक लोग जानते थे। अच्छा जैसे लल्लू सिंह थे, अयोध्या में चुनाव हार रहे थे, सब लोग जानते थे क्यों हार रहे थे, ये भी लोग जानते थे। उन्होंने आरक्षण पर एक बयान दे दिया, नहीं देना चाहिए था, उस वजह से हारे। और जो मोदी ने
यूपी में चुनाव लूज किया 2024 का, सिर्फ आरक्षण और संविधान बदलने के फैक्टर पर किया। वो जो कांग्रेस ने किया था ना कि साहब संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका वीडियो बनाया, डॉक्टर वीडियो कांग्रेस वालों ने बनाया, और उस पर मुकदमा गृह मतलब बताओ गृह मंत्री अमित शाह ने किया, कुछ लोग पकड़े उकड़े गए, बात उन्होंने खत्म कर दी, उसको यूट्यूब से नहीं हटवाया। और डॉक्टर वीडियो तक सही है कि मोदी ने कहा था कि हम मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे, अमित शाह ने भी कहा था, दोनों लोगों ने लोकसभा में कहा था कि हम मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। कांग्रेसियों ने क्या किया, मुस्लिम हटा दिया और कहा कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। उसको अखिलेश यादव ने कैच कर लिया और यहाँ यूपी के गांव गांव चलवा दिया। भाजपा के जो लोग थे, कार्यकर्ता गांव में थे नहीं, रहे होते तो उनको पता लगता ना कि ये वीडियो चल रहा है, आरक्षण समाप्त कर देंगे। उसमें सत्यानाश हो गया भी, अच्छा ये तो राम मंदिर के नशे में थे, इसलिए अयोध्या हार गए, इसलिए अमेठी हार गए, इसलिए बनारस में हारते हारते बचे, इसलिए रायबरेली हार गए। नहीं, रायबरेली अमेठी तो जीत रहे थे, बनारस तो जीतते ही थे। लेकिन ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे, यह नैरेटिव जो था कांग्रेस का, अखिलेश ने जो कैच किया उसमें निकल गए अखिलेश यादव 37 सीटें लेकर। अगर उस यूट्यूब को ऊपर से उस वीडियो को हटा दिया तो ये बात आती नहीं। इसी तरह अगर ये बात भाजपा के कार्यकर्ताओं को एलआईयू हुई या किसी और को नहीं पता चली तो क्यों नहीं पता चला? आप आँख कान खुले नहीं रखे थे, बंद रखे थे। राम मंदिर में भी अगर चढ़ावे में चोरी हो रही थी, देखिए अगर अगल बगल कोई 2-4 लाख रुपए भी कोई सिक्योरिटी गार्ड टाइप का आदमी पा जाता ना तो इतराने लगता है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे चंपत राय की बॉडी लैंग्वेज में मतलब बादशाहत दिखती है, एक अकड़ दिखती है, नहीं होनी चाहिए किसी कार्यकर्ता में। और राम भक्त में तो बिल्कुल नहीं हुई। भक्ति तो विनय सिखाती है। मोहि चाकर राखो जी, मीरा कहती है कृष्ण से, मोहि चाकर राखो जी, चाकर बन के रहना चाहती है। तो राम के मंदिर में है और चाकर ही नहीं जानते, विनम्रता नहीं जानते तो क्या जानते हैं? क्यों मंदिर में है? गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जी, मुझे एक बात बताइए, ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे केंद्र सरकार ने बनाया, मंदिर पूरा उस ट्रस्ट के नियंत्रण में था, राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का। मंदिर के अंदर तो कोई दखल था नहीं, योगी जी का अंदर कोई दखल नहीं था, बाहर की सिक्योरिटी तक दखल था। तो इसका पूरी की पूरी जिम्मेवारी उस ट्रस्ट की, और जिन लोगों ने वो ट्रस्ट दिल्ली वालों ने बनाया, निश्चित रूप से उनको लेनी पड़ेगी। आप देखिए बाबा रामदास है, ठीक है, बाबा है, आप बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। एक भी ट्रस्ट देश का बताइए जिसमें घपला ना हो, एक भी ट्रस्ट, कोई एक ट्रस्ट का नाम लीजिए। ट्रस्ट बनाया ही जाता है घपले के लिए, ट्रस्ट बनाया ही जाता है टैक्स से बचने के लिए। मुझे ये भी कहने की अनुमति दीजिए कि बाबा रामदेव जो है ना, ट्रस्ट के नाम पर इतना घपला करते रहे, इतना घपला करते रहे हैं, एक पैसे का टैक्स नहीं देते थे। कांग्रेस राज की बात कर रहा हूँ। मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने कहा नहीं, आप ट्रस्ट नहीं चला रहे, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए तब से मोदी और रामदेव में थोड़ी दूरी हो गई। मोदी ने कहा बिजनेस कर रहे हैं, ट्रस्ट बिजनेस नहीं कर सकता। आप देखिए ना, तमाम व्यापारी, चाहे वो जयपुरिया हो, चाहे थापर हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, सबने ट्रस्ट बना रखे हैं। और ट्रस्ट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, चोरी करने के लिए बना रखे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है हिंदू, द हिंदू अखबार, बहुत बड़ा ग्रुप ट्रस्ट के थ्रू चलता है। और कितने घपले करते हैं हिंदू वाले, कितनी बदमाशियां करते हैं ट्रस्ट के थ्रू, नहीं मालूम आपको? एक अखबार ट्रिब्यून भी है, चंडीगढ़ से छपता है, वो भी ट्रस्ट के थ्रू छपता है, वो तो नहीं घपले करता। देखिए एक बात बताऊं आपको, पंडित नेहरू ने कुछ गड़बड़ काम किए, कुछ अच्छे काम किए। पंडित नेहरू जानते थे मीडिया पर जो पूंजीवाद का खतरा है उसको रोकना चाहते थे। और उन्होंने ब्रिटिश पीरियड में नेशनल हेराल्ड जो शुरू किया था उसको कोऑपरेटिव बेसिस पे शुरू किया था। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज, 3 अखबार थे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। और उसकी देखा देखी कुछ और अखबार कोऑपरेटिव से शुरू हुए। कोऑपरेटिव में जितना भ्रष्टाचार हो कहीं ट्रस्ट में भी नहीं। तो कोऑपरेटिव फिर भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। नेशनल हेराल्ड खुद भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। सोचिए ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब जमानत पे छूटे हुए हैं नेशनल हेराल्ड के घोटाले में। नेशनल हेराल्ड भी ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव है, दोनों है। तो ट्रस्ट के बारे में क्या मोदी नहीं जानते थे? देखिए किसी भी जगह पे, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे ट्रस्ट हो, वहाँ लोगों की रिसाइकलिंग होती रहनी चाहिए। हर इवन स्टेट बैंक के लोगों की उसमें बड़ी भारी भागीदारी। बिना बैंक के कोई भ्रष्टाचार देश में होता नहीं है। अगर स्टेट बैंक के लोग न मिले होते ना
स्टेट बैंक ईमानदार होता तो ये घपला सामने नहीं आता। स्टेट बैंक के लोग वहाँ रहते थे गिनती में साथ में, ले आते थे बैंक में जमा करने के लिए। स्टेट बैंक के लोगों को तो छुआ ही नहीं जा रहा, अभी खाली बस आरोप लग रहा है। आज देश की किसी भी भ्रष्टाचार की कोई लाइन उठा लीजिए आप, बिना बैंक के कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, कोई रिश्वत बिना बैंक के नहीं होती, कोई रिश्वत। हमको तो ऐसे ऐसे आईपीएस अफसर मिले जो ड्राफ्ट से रिश्वत लेते रहे, क्या कर लेंगे आप? आईपीएस अफसर और ड्राफ्ट से रिश्वत, ऑनलाइन रिश्वत, ऐसा हुआ है। लोग ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ाते हैं। देखिए ना, अभी एक बक्सा दिख रहा है बार बार न्यूज में, वो बक्सा जो राम का क्यूआर कोड किसी घर में पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा था उसका। आप देखिए ना, चारों धाम की यात्रा पे कितनी फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन। लोग यात्रा बुक कर रहे हैं, यात्रा हो ही नहीं, जो पैसा चला जा रहा है। ये सब सरकार का, गवर्नमेंट जो होती है ना, जो बॉडी होती है उसका काम है चेक करना। तो कोई भी ट्रस्ट हो अगर चोरी करता है तो गवर्नमेंट का, कह रहा हूँ विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट में बार बार गड़बड़ियां हुई हैं, कोई पहली बार नहीं, एक बार नहीं, 10 बार, 10 बार, हर साल 2 बार 3 बार वहाँ लोग पकड़े जाते हैं और ये वो किए जाते हैं वगैरह। हाँ, लेकिन इतना चढ़ावा कभी विश्वनाथ मंदिर में भी नहीं चढ़ा जितना राम मंदिर में। अच्छा, पिछले 3-4-6 महीनों से आपका चढ़ावा लगातार राम मंदिर में घट रहा था बैंक के खाते में, आपको नहीं दिखाई देता था। चढ़ावा मंदिर में घट रहा था नहीं जाता, बैंक के खाते में लगातार घट रहा था। तो क्यों नहीं यहाँ कान खड़े हुए भाई? देखिए, प्रधानमंत्री क्या होता है ना, हर चीज से, अब बिना कटियार से बात तो मोदी पहले भी कर सकते थे ना। आप देखिए ना, पुरानी कथाएं पढ़िए आप राजाओं के बारे में कि भेष बदल के निकल लेते थे नगर में और लोगों के दुख सुख जानते थे और काम कर लेते थे। लेकिन क्या है ना कि एक राजा था, एक तालाब खुदवाया उसने कहा दूध का तालाब बनाएंगे। एक तालाब खुदवाया और पूरी प्रजा से कहा कि सब लोग सुबह सुबह 1 लोटा दूध उस तालाब में डालिए। सब लोग लोटा ले लेके गए, भोर में गए और सोचा लोगों के लोग तो दूध डालेंगे, हम पानी डाल देंगे, कौन देखने वाला है। पूरा तालाब दूसरे दिन पानी से भरा हुआ था, दूध था ही नहीं। वही ये राम मंदिर में हुआ है। सबकी आस्था इतनी मतलब गहरी थी, इतना ज्यादा लोग आस्थावान थे। लोग व्यवस्था देखने वाले लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूँ गड़बड़ी की, ये उनकी कमी थी, जो निगरानी में कमी आई है। बेजाली निगरानी में अगर कमी न रहती, अब देखिए क्या होता है ना, बच्चा अगर स्कूल आपका जाता है तो हर 2 महीने 3 महीने पे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, बता दिया जाता क्या पढ़ाई लिखाई में है। तो अगर 2 महीने 3 महीने से आपका लगातार वहाँ बैंक में पेरेंट टीचर मीटिंग बता दिया था बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर हो, इस सब्जेक्ट में कमजोर, इस सब्जेक्ट में कमजोर, या ये प्लस कर रहा है या ये माइनस कर रहा है, तो गार्जियन को समझ में आ जाना चाहिए ना। तो अगर बैंक में लगातार घट रहा था तो क्यों घट रहा है? अच्छा, लोग नहीं घट रहा है, चढ़ावा घट रहा है। एक बार इसकी पड़ताल तो की ही जानी चाहिए। तो चंपत राय को ही करना चाहिए था भाई क्यों घट रहा है। वही सबसे करीब थे ना, वही के निर्देशन में सब चल रहा था ना। और जो उसके अध्यक्ष है ट्रस्ट के, तो अभी यह भरते हैं बेचारे, उनको इन सब चीजों से कुछ लेना ही नहीं देना था। तो ऐसे आदमी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो एक्टिव हो, जो प्रशासन में समझ रखता हो, प्रशासन की क्षमता हो उसमें। सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलता, ये प्रशासनिक काम है। बड़े बड़े प्रशासक इस ऐसे कामों में झोल खा जाते हैं। कहीं कहीं गड़बड़ी नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी हुई है, किसकी देख रेख क्यों नहीं की उन्होंने। उनको नहीं मालूम था कि हम अयोध्या में चुनाव हार गए हैं, उनको नहीं मालूम था हम चित्रकूट में चुनाव हार गए हैं। तो क्यों हार गए? सिर्फ आरक्षण की वजह से नहीं, एक और भी वजह थी, लोगों की आस्था आप पे घट रही थी। अब जो जीएसटी कर रहा हूँ, जो यूजीसी जो आप ले आए हैं, या जो दलित एक्ट, इन सब चीजों से भी लोग नाराज हैं। और वह नाराजगी और राम मंदिर के बहाने खुलकर जो कहते हैं विस्फोट हो गया, उसका परमाणु विस्फोट हो गया। तो इन सब चीजों के बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं नरेंद्र मोदी, और आज की तारीख में दुनिया के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है जी। ट्रंप जैसे आदमी को, पाकिस्तान जैसे के प्राइम मिनिस्टर को, सबको पागल बना दिया इस आदमी, एक आदमी ने, इस एक आदमी ने अपनी डिप्लोमेसी से पागल बना दिया है। आप देख लीजिए ध्यान से ना। तो शी जिनपिंग चुप है, रूस हमसे मदद मांग रहा है, और किसमें मदद मांग रहा है? पेट्रोल में मांग रहा है। उसके पास रिफाइन करने की जगह नहीं है, कच्चा तेल है, रिफाइन नहीं कर रहा, क्रूड ऑयल है। तो रूस आपसे मदद मांग रहा है, जापान आपसे मदद मांग रहा है, बड़े बड़े चीन मांग रहा है, अमेरिका। आप कह रहे हो ट्रंप को पागल बनाने में बहुत बड़ा हाथ है नरेंद्र मोदी का। तो इस एक छोटे से छेद को अगर आप देख लेते
देखिए मेरा अनुभव गांव का भी है, बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब छोटे थे, किशोर थे, तो गांव में बहुत सुविधाएं नहीं थी। बिजली 2 4 6 घंटे के लिए कभी हफ्ते में आ जाती थी। ट्यूबवेल से पानी आता था गेहूं के खेतों में, और किसी के पास पंपिंग सेट नहीं था, कहीं ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल के भरोसे चलते थे। रात रात भर जाके हम लोग ट्यूबवेल पर बैठते थे, गेहूं में खेत चलाने, गेहूं के खेत में। और सबके तय रहते थे कि बिजली आएगी तो इतना देर इनको पानी, इतना देर इनको पानी, इतना देर इनको पानी। उसी हिसाब से मालगुजारी करती थी। और नहर भी बहुत लंबी पतली पतली नहरें होती थी, चूहे खोद डालते थे। और कोई कहीं अपने खेत में काटते, कोई कहीं अपने खेत। हम लोग लालटेन ले लेके दौड़ते थे कि कहीं पानी बहने जाए, कहीं और बता दिया था इतने देर से इतने देर तक आपका पानी। तो नाली की निगरानी पूरी करनी पड़ती थी, पानी कहीं बह ना जाए, कोई काट ना ले, कहीं चूहा खोद के ना। तो कुदाल और लालटेन ले लेके दौड़ते रहते थे। और पता नहीं क्या था, वो रात ही में पानी देते तो जाड़े में हम लोग नंगे पांव दौड़ते रहते थे, तो सिर्फ पानी रोकने के लिए। और खेत भी तब लेबलर और ट्रैक्टर थे नहीं, खेत भी समतल नहीं होते थे, तो हाथा से पानी फेंकना पड़ता था जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए। और सब रात ही में करना, नहीं पानी सोख ले खेत तो फिर दूसरे मतलब खेत के अगल बगल और पौधों को पानी ना मिले। तो निगरानी पानी की बहुत जरूरी। 2 आदमी लाठियां लेके सिर्फ दौड़ते रहते थे, कहीं पानी न कट जाए, कहीं पानी बह न जाए, दूसरे के खेत में न चला जाए। कई लोग परेशान होते थे, नहर एकदम फूट जाती तो उनका खेत भर जाता था, खेत खराब हो जाता पानी से, ये भी देखना होता था। और पूरा गांव लगा रहता था, सबको अपने अपना पानी चाहिए होता था। तो राम मंदिर आपकी आस्था का केंद्र था, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र था। निगरानी में कमी क्यों रह गई? हम पानी, नहर के पानी की निगरानी कर सकते हैं, चढ़ावे की भी जी निगरानी हमें आप बनवाने के लिए एक से एक बढ़िया बढ़िया आला दर्जे के आर्किटेक्ट लाए, ये लाए, वो लाए, मूर्तिकार लाए, सब कुछ लाए, बहुत बढ़िया प्लान किया, सब कुछ किया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी भाई। 2 3 तो पेशेवर सीए रख दिए होते वहां। एक सीए मेरी जी जानकारी में अभी तक नहीं है वहां। 2 3 पेशेवर सीए रखते थे, उनको तनख्वाह अच्छी दे देते आप, क्या दिक्कत है? अब 15,000 20,000 में आप किसी से काम लेंगे और सोचेंगे वो चोरी भी न करे, ये असंभव चीज है। देखिए ना, अभी गाजियाबाद में जो हड़ताल हुई थी और उसमें 2 दिन हिंसा भी हुई, आप 12,000 13,000 में लोगों से नौकरी करवा रहे हैं 12 12 घंटे की, और चाहते हैं लोग बवाल भी न करें। 12,000 13,000 में किसी के घर का खर्च, एक आदमी का खर्च नहीं चल सकता भाई। और आप वहाँ चाहते हैं कि परिवार पाल ले, बच्चों को पढ़ा भी ले, कमरा भी दे दे, खाना भी खा ले। तो यहाँ भी तो यही कर रहे थे आप, 10,000 15,000 में जी लोग रखे हुए थे। जी तो वो तो घर बनवा रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता चला, अयोध्या बहुत छोटा सा कस्बा, अभी भी कस्बा ही है। सुविधाएं आपने दे दी जी है दुनिया भर की, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन कर दिया है, सड़कें उड़ के ठीक बना दिए। छोटे शहरों में बात खट से खट निकलती है। और आजकल तो मोबाइल है, सेकंड नहीं लगता भाई। एक दिन में गणेश जी पूरे देश में दूध पी लेते हैं, शंकर जी दूध पी लेते हैं, बात फैल जाती है बिना मोबाइल के, बिना लैंडलाइन के। तो ये नहीं हो सकता था। ये निगरानी में कमी रह गई है, और कहीं ना कहीं वो जो है ना कि अकड़, जी जी लापरवाही। जी। अब क्या पूछ रहे थे, पूछिए। तो नहीं सर, अब आज की चर्चा को समाप्त करेंगे, समय हो गया है, मुझे आगे अगले अपॉइंटमेंट पे जाना है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं नहीं, दोबारा अभी बात जान करूंगा। लीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि आपको राम मंदिर में राम में मेरी गहरी आस्था है, और मैं राम को पूजा करता हूँ। हमारे देश के असंख्य लोग करते हैं, तमाम जी लोग। देखिए एक बात और बता दो आपको, अजमेर शरीफ है ना, अजमेर मस्जिद जी दरगाह जी पे करोड़ों रुपए का हर साल घोटाला होता है, कोई बोलता नहीं। जी। करोड़ों रुपए घोटाला होता है। मैं खुद गया हूँ वहाँ। वहाँ जो होते हैं ना, वो कहते खादिम हैं जो हम खादिम, खादिम खादिम। इतनी बदतमीजी करते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं, इतने पैसे मांगते हैं। हमसे पैसे मांगे लोगों ने, खिदमतगारों ने, खादिम ने, खिदमतगार भी कहते हैं, खादिम भी कहते हैं। वो स्पेशल वहाँ भी है, वीआईपी दर्शन हुआ, चढ़ावड़ा हुआ। और आप 1 किलोमीटर पहले से ही लूटने वाले खड़े हैं वहाँ, और चढ़ावा भी वहाँ हर बार धोखाधड़ी होती है, हर महीने होती है, हर रोज होती है। जी उसकी इस तरह से चर्चा कभी नहीं हुई। कई बार वो पब्लिक डोमेन में आके बात खत्म हो जाती है। वहाँ तो जबरदस्त, हर ट्रस्ट में, हर धार्मिक जगह पे, हर कहीं जहाँ आप पेशेवर लोगों को नहीं रखेंगे, पेशेवर लोग गड़बड़ कर देते हैं। पेशेवर लोगों पर भी पेशेवर लोग ऑडिट करने वाले होने चाहिए। देखिए आप, जी फिर 2 मिनट और समय ले रहा हूँ। आप वो फोर्स याद कीजिए, वो फोर्स कैसे सामने आया। अगर टीएन चतुर्वेदी अगर वहां सीएजी न बने होते, कोई जानता है वो फोर्स घोटाला हुआ है? बताइए, कोई जानता है? जी तो उन्होंने ऑडिट किया तब न जाना कि घोटाला हुआ है।
ये ऐसे तमाम, जब सेंट्रल लेवल पे आप एक सीएजी रखे हुए हैं और जान रहे हैं कि आप राम मंदिर में करोड़ों का रोज चढ़ावा आ रहा है, तो वहाँ एक सीएजी नहीं रख सकते थे? 2-4 पेशेवर ऑडिटर सीए नहीं रख सकते थे? तो नौकरी पर रखते ना, उनको अच्छी तनख्वाह दे के रखते थे। ये घपला और ये देखिए, घपला बहुत ज्यादा पैसे का नहीं है, मैं कह रहा हूँ 1 पैसे की चोरी और 1 अरब रुपए की चोरी चोरी होती है, बराबर है। जी 1 पैसे में भी अगर आपका मन बिगड़ा, वो भी चोरी है, और 1 अरब रुपए, इन्हें कि 1 पैसे की चोरी चोरी नहीं, चोरी तो चोरी है, घपला तो जी घपला है। 1-1 पैसे से पड़ता ना। एक पेशेवर लोग, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप ट्रस्ट बनाइए, कीजिए, वो कीजिए, ये केंद्र सरकार का, मोदी का काम था कि वहाँ प्रोफेशनल लोग रखे जाते और सीए टाइप लोग रखे जाते और हर चीज की निगरानी। देखिए ना कि बैंकों के चेस्ट रूम है, किसी भी बैंक का चेस्ट रूम, सबकी मॉनिटरिंग लगातार होती है, 24 घंटे होती है, तब भी घपले हो जाते हैं, लोग तोड़ के पैसे उठा ले जाते हैं। एटीएम जो लगे रहते हैं, सबकी मॉनिटरिंग होती है, एक एक पल की मॉनिटरिंग होती है, सबके तमाम जो बैंकों के हेड ऑफिस है उसके लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ लगा रहता है, हर जगह का, स्टेशन की, एयरपोर्ट की, सब जगह मॉनिटरिंग होती है, एक एक यात्री की होती है। मैं बताऊं, लखनऊ में, अब यही बात खत्म करता हूँ, लखनऊ में एक पत्रकार की पत्नी नाराज होकर भाई अपनी बेटी को कोचिंग, नाम नहीं लूंगा, बनारस के रहने वाले पत्रकार है, उनकी पत्नी, वो खुद गए थे अहमदाबाद, उसमें पत्नी उनकी नाराज थी, बेटी को गई कोचिंग छोड़ने, यही जहाँ अलीगंज में जहाँ आग लगी है ना, वहीं कहीं कोचिंग थी, छोड़ के निकली और घर नहीं लौटी वो, और फोन स्विच ऑफ कर लिया। और थे अहमदाबाद, बेटी ने बताया कि साहब कहाँ घर, कैसे घर जाए, मम्मी तो आई नहीं, और फोन स्विच ऑफ चल रहा। बेटी कोई बच्ची नहीं थी, बच्ची थी लेकिन मतलब छोटी बच्ची नहीं थी। तो बाप को फोन किया, बाप ने बहुत इधर उधर किया, फोन स्विच ऑफ। घर पे पता किया अगल बगल, कहीं घर में भी नहीं। तो उन्होंने अपने मित्र को बताया, मित्र ने आईएएस अफसर को कहा, उन्होंने क्या किया कि तुरंत वहीं से, उस कोचिंग से ही सीसी कैमरे खोजने शुरू कर दिए, लगातार कहाँ गई कैसे गई। वो स्टेशन पहुंची वो महिला, फिर स्टेशन का सीसी कैमरा को चेक किया गया, फिर स्टेशन किस ट्रेन में बैठी, किस कोच में बैठी, और अंत में एक स्टेशन पर उसको पुलिस ने उतार दिया, मिल गई। मतलब सोचिए, कोचिंग से लेकर स्टेशन तक जाती हुई दिखी, अलग अलग सीसी कैमरे से पकड़ी गई, और किसी स्टेशन पर पता लगा किस स्टेशन किस कोच में जाके पुलिस ने उतार लिया, उसको वहाँ मिल गई। इसी तरह लखनऊ में एक आईएएस अफसर थे, वो गोल्फ खेलने जाते हैं रोज, उनका ड्राइवर जो था उसने गड़बड़ी की, उस दिन छुट्टी पे चला गया, दूसरे किसी ड्राइवर तो गया, रोज गोल्फ इंदिरा नगर रहते तो गोल्फ खेलने चले, गोल्फ खेल के आए तो पत्नी का मर्डर हो चुका था सुबह सुबह। तो फिर पुलिस ने, चूंकि आईएएस अफसर थे तो उन्होंने, पुलिस ने को बताया था, तो पुलिस ने सीसी कैमरे आते जाते लोगों को देखा, स्कूटर निकलते निकलते, अच्छा 2 लड़के थे उनके घर में गए, फिर निकले, और फिर वो चलते चलते गए एक सदर बाजार वहां तक, वहां एक आदमी ने हेलमेट निकाला पानी पीने के लिए, वो चेहरा पहचान में आ गया, इनका ड्राइवर था। सोचिए, खुद छुट्टी चला गया, दूसरे ड्राइवर दे गया, ड्राइवर आया था, और उनके घर में बेटे से झगड़ा भी चल रहा था, सौतेली माँ थी उनकी, तो कुछ ले वो भी नहीं किया, कुछ ज्वेलरी ले गया, उनको लगा कि बेटे पर दाग जाएगा, लेकिन सीसी कैमरे से उसको पकड़, ये निगरानी आप कर सकते हैं पब्लिक की। तो एक मंदिर इतनी बड़ी आस्था का केंद्र था जी, सारे, आप जानते हैं बैंकों का, सारे बैंकों का ऑपरेशन इस तरह होते हैं, सबकी मॉनिटरिंग 2-2, 3-3 जगह से होती है, 1-2 जगह से बम्बई में भी हो रही है, दिल्ली में हो रही है, लोकल भी हो रही है, और सारे सीसी कैमरे, वहाँ सीसी कैमरे भी गायब हो गए, रोज का रोज रिकॉर्ड रख ली जाती है जहाँ मॉनिटरिंग होती है, ये नहीं कि वहीं से वहीं मिटा दे, मिटती नहीं है चीजें। आजकल बैंकों की तमाम चीजें पैरेलल खाते बने रहते हैं, पैरेलल सारी चीजें रहती है, आप उड़ा नहीं सकते। अभी लखनऊ में है तो आप तमाम फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं, पकड़ने, तमाम कर रहे, दुनिया भर की डिप्लोमेसी कर रहे हैं, दुनिया को अपना गुलाम बनाए। एक राम मंदिर जिसके लिए आप जीते मरते थे, अब से ये करना चाहिए। जी सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, दोबारा मिलते हैं। अच्छी बात। जय